जब वो नौकरी के लिए मेरे पास आया तो मैं उसके हुस्न को देखती रह गई। सीधा सादा भोला भाला नौजवान सादा से कपड़ों में मलबूस था। सफेद रंगत, लंबा कद, पहाड़ों का बासी मगर नर्म हो, सख्त जरूरतमंद नजर आता था। उसने अपना नाम फैसल बताया। तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या तालीम है? कहने लगा, कश्मीर का रहने वाला हूँ, FA पास हूँ, गाड़ी चलाना भी जानता हूँ। उसने भी जगह का नाम भी बताया। मैंने कहा, शाम को साहब का मुलाजमत के मुतालिक कागजात लेते आना, मेरा बेटा देख लेगा। मेरे जवाब देने पर वो वहां से चला गया, मगर मेरे जहन पर अपने शफाफ लहजे की गहरी नकूश छोड़ गया। मुझे बेवा हुए 15 साल गुजर गए थे। तब से अभी तक किसी मर्द में दिलचस्पी महसूस नहीं हुई थी। अपने शोहर की अचानक वफात के बाद उनका कारोबार संभालने और अपने अकलौते बेटे शहरयार की परवरिश करने में लगी हुई थी। अपनी जात के बारे में सोचा भी नहीं था। जब मेरे बेटे ने तालीम मुकम्मल कर ली तो उसने अपने वालिद का बिजनेस संभाल लिया, मगर फिर भी मुझे फुर्सत नहीं चाहती थी कि वो मजीद तालीम के लिए बैरून मुल्क चला जाए। सोच रही थी कि कोई शरीफ और अच्छा मुहाफिज मिल जाए, मेरे साथ कारोबार में हाथ बटा सके तो बेटे के होते उसे रख लूं ताकि वो ट्रेन हो जाए। उसी असना में हमारे पुराने मुहाफिज ने अपने इलाके वापस जाने का फैसला कर लिया तो नए मुहाफिज की जरूरत पेश आ गई। तभी मैंने जब्बार चचा से कहा कि आप ही कोई भरोसामंद आदमी ला दें जो आपकी जगह काम कर सके। मुलाजमत के सिलसिले में तभी तो फैसल आया जो मुझे पहली नजर में अच्छा लगा। फैसल को चचा जब्बार ही लेकर आया था। मेरे बेटे ने उसे भरोसे का आदमी समझकर रख लिया। वाकई ये लड़का नेक था। दियानतदारी से कुछ अरसा काम किया तो मैंने उसे अपनी तालीमी काबिलियत बढ़ाने की तरगीब दी। वो खुद भी पढ़ना चाहता था मगर हालात की वजह से नहीं पढ़ सका। वो एक यतीम लड़का था जिसका खानदान खाना जंगी की नजर हो चुका था। ताया ने उसकी परवरिश की थी मगर ताई की बदसलूकी के बायस अब वो मजीद वहाँ रहना नहीं चाहता था। मेरे कहने से फैसल ने शाम के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो मेहनती और ज़हीन था। 5 बजे तक मेरे बेटे के साथ ऑफिस में होता और शाम को कॉलेज चला जाता। रात को खाना खाकर हमारे दिए हुए क्वार्टर में चला जाता था। जल्दी उसने बिजनेस के मुतालिक काफ़ी कुछ सीख लिया था। उसे ऑफिस वर्क भी सौंप दिया। उसकी जगह एक और शख्स को मैंने मुहाफिज रख लिया। रोज़ अव्वल से ही मुझे उसके साथ लगाव हो गया। इसी वजह से उसकी नेवी संजीदगी और फर्माबरदारी बहुत अच्छी लगती थी। उसने अंदाज़ा कर लिया कि अच्छा आदमी है और झूठ बोलने वाले लोगों में से नहीं है। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। उसने बड़ी जानफशानी से हर काम किया जो भी मैंने उसके जिम्मे लगाया था। जल्दी हमारे दिल में जगह बना ली। मैं उसके हर मसले में दिलचस्पी लेती। उसके ज़्यादातर मसाइल अपनी पढ़ाई के बारे में होते थे। जिस चीज़ की उसे ज़रूरत होती वो फौरी तौर पर उसे मुहैया कर देती। उसके इम्तिहान होते तो हम उसे उन दिनों छुट्टी दे देते और वो पूरी यकसुई के साथ पर्चे देता। यूं उसने ग्रेजुएशन मुकम्मल कर ली। मेरे जेठ काफ़ी साल से अमेरिका में रह रहे थे। वो पाकिस्तान आए। मेरे बेटे से कहा कि तुम मेरे पास अमेरिका आ जाओ, बिजनेस में मास्टर्स कर लो, मेरे घर रहोगे तो हर तरह से तुम्हारा ख्याल रखा जाएगा। दरअसल उनका इरादा मेरे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाने का था, इसीलिए वो मेरे बेटे को अपने साथ ले जाने पर मुसर थे। मेरा एक ही बेटा था। मैं नहीं चाहती थी कि वो मुझसे जुदा हो। वो अपने वालिद के बिजनेस को भी संभाले हुए था, मगर ताया के जोश दिलाने पर वो नई दुनिया में जाने के ख्वाब आंखों में बसाकर बिजनेस मेरे हवाले करके अमेरिका चला गया। शादी से पहले मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री ली थी, जबकि शोहर के कारोबार को मैंने संभाला हुआ था। कारोबार चलाने का मुझे तजुर्बा था, मगर अब अपने बेटे के बगैर खुद को अकेला महसूस कर रही थी। ऐसे में अगर किसी को सहारा बना सकती थी तो वो फैसल ही था। वो अपने घर बार से महरूम रिश्तेदारों से टूटा हुआ था। ऐसे में उससे भी किसी सहारे की ज़रूरत थी। तभी उसने मेरे कहने पर तालीम मुकम्मल की और इस कदर मेहनत की कि BCom किया और फिर अपनी तालीम मुकम्मल कर ली। जिस रोज़ मेरा बेटा अमेरिका रवाना हुआ मैं खूब रोई थी। उसने मेरे दुख को महसूस करते हुए मुझे तसल्ली दी। कहा कि आप मुझ पर भरोसा करें, आपको मायूस नहीं होने दूंगा। उसके इन अल्फाज से मैंने खुद को तवाना महसूस किया। उस वक्त मुझे अपने महरम वजूद का शिद्दत से एहसास हो रहा था। तमाम जिंदगी महरूमी में गुजारने का कल्ब भी आज के दिन ही हुआ। जिस बेटे के लिए उम्र के सुनहरे दिन बेवगी में गुजारे, उसे पाला पोसा बड़ा किया, वही मुझे छोड़कर समंदर पार चला गया। मैं अपने कमरे में बैठी माजी की यादों में गुम थी। आज इज़्दिवाजी जिंदगी का पुरअसाइश दौर याद आ रहा था। ऐसे में हमदर्दी के चंद अल्फाज के लिए मेरा मावन फैसल सामने आया।
तो नजरें उसके गमगसार चेहरे पर जम गई। उसने मुझे इंतहाई खुलूस से दिलासा दिया। वो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे उसके साथ 4 साल गुजारने के बाद एक पुख्ता और मजबूत इंसान उसमें नजर आता था। उसके लड़कपन का भोलपन का दौर खत्म हो गया था। वो एक पुरएतमाद और बर्दवार मर्द दिखाई दे रहा था। मेरे दिल में ख्वाहिश उभरी कि मेरा गम बांट ले और हम खूब अच्छी तरह बातें करें, मगर मेरे और उसके दरमियान जो फासला था उसे पार करना न उसके बस की बात थी और न मेरे बस की। वो मुलाजिम था, मैं मालकिन थी। उस दिन के बाद मैं हर तरह से उसका ख्याल रखने लगी। वो भी पहले से ज्यादा मेरी दावेदारी करने लगा। कई बार सोचा कि अगर मैं बेवकी के बाद एक बार फिर से नई जिंदगी के बारे में सोचती तो यकीनन इस तरह के जीवन साथी की आरजू करती, जो औरत का एहतराम करने के साथ दिल सूजी से गमगुसारी का सलीका भी जानता हो। मगर जिंदगी के इस मोड़ पर, जबकि मेरा बेटा जवान था, मेरी उम्र 40 साल थी, इस तरह की आरजू करना मुझे अब किसी तरह भी जेब नहीं देती थी। एक लम्हे का तस्वुर भी कि एक नई जिंदगी फिर से शुरू कर दूं, मुझे हिजाब दिलाने को काफी था। मेरी और फैसल की उम्र में भी बहुत फर्क था। वो उम्र के लिहाज से मेरे बेटे के बराबर था। उसकी उम्र 25 साल होगी। ताहम जब उसने एक मजबूत मर्द की मानियत मेरी गमगसारी की तो मुझे उसके तहफ्फुज़ का एहसास हुआ जो किसी भी औरत को दरकार होता है जब वो अकेली और बगैर मजबूत सहारे की जिंदगी गुजार रही हो। अगरचे दौलत भी एक सहारा होती है, मगर वो इतना मजबूत नहीं होता। कभी कभी तो दौलत ही तन्हा औरत को बहुत ज्यादा गैर महफूज बना देती है। उन दिनों फैसल मेरा ख्याल रख रहा था। मेरे दिल में उसके लिए फितरी जज्बात पैदा हो रहे थे जो मेरी उम्र की औरत को जेब नहीं देते थे। मैं तो एक बच्चे की माँ बनी और बेवा हो गई। मेरी उमंग और आरजू अधूरी रहेगी। अब जबकि अपनी जिम्मेदारियों से जागी तो मेरे अंदर की सोई हुई औरत बेदार हो गई। कभी सोचती कि काश मेरी कोई और भी औलाद होती। कभी सोचती कि मैंने अपना घर क्यों नहीं बसाया। आज मेरे इर्द गिर्द मेरे अपने तो होते। अब जब भी फैसल आमदनी का हिसाब किताब देने आता, मेरे सामने बैठा होता तो मेरी कैफियत अजीब होती। मैं किस तरह उसे अपनी कैफियत बताती कि मैं दोबारा से अपना घर बसाना चाहती हूँ। अब समझ में आया कि क्यों बेवा को दोबारा घर बसाना चाहिए। लोग कहते हैं कि बेवा का शादी करना कोई जुर्म नहीं, और मैं इन बातों से बेजार महसूस करती थी। मुझे गुस्सा आता था कि बेवगी कोई जुर्म तो नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। मगर अब लगता कि औरत का हर हाल में हकीकी सहारा उसका जीवन साथी होता है। एक रोज हम गाड़ी में सब्जी लेने के लिए मार्केट जा रहे थे। कार एक जगह सिग्नल बंद होने के बायस रुकी। एक बूढ़ा भिखारी ने हाथ फैलाकर कहा, कुछ दे भूखा हूँ, अल्लाह आपकी जोड़ी सलामत रखे। मैंने 100 रुपए उसको दिए और कार आगे बढ़ा दी और फैसल की तरफ देखा। वो भी कुछ शर्मिंदा सा हो गया। तभी उसको मैंने कहा, तौबा है, कभी कभी ये भिखारी बिना कोई अनहोनी बात कह देते हैं। अब इस उम्र में भी कोई औरत खूबसूरत हो सकती है, क्यों नहीं। माशाल्लाह आप किसी तरह भी ज्यादा उम्र की नहीं लगती, जबकि अपनी अकामत की वजह से आपसे उम्र में ज्यादा बड़ा लगता हूँ। उसकी बात सुनकर मेरे दिल में तो मुसरत का दरिया बहने लगा। मैंने कहा, इंसान को स्मार्ट रहना चाहिए, अपने आप का ख्याल रखना चाहिए। फैसल, तुम काम में ऐसे मगन हो गए हो कि तुम्हें अपना होश नहीं रहा। कहने को तो मैंने कह दिया, मगर ये बात करके खुद शर्मिंदा हो गई। मुझे खफीफ देखकर उसने मेरी खफत को दूर करना चाहा। मैडम, सही बात है, आप वाकई अपनी उम्र से 10 साल कम लगती हैं। बस रहने भी दो, तुम मुबालगा आराई से काम लेकर मुझे गलत फहमी में मुब्तला कर रहे हो। मैडम, मैं तो हकीकत कह रहा हूँ। अभी आप शानदार हैं, खुद से बेशक काफिल रहती हैं। आपने जिंदगी में क्या देखा है? आपको तो सिर्फ अपने बच्चे की परवरिश और मुस्तकबिल की फिक्र लगी रहती थी। दिन रात उसी में लगी रही। चाहे तो अभी भी खुशियां हासिल कर सकती हैं। क्या कह रहे हो फैसल? मैं हंस पड़ी। क्या मुझे बहला रहे हो? नहीं नहीं। उसे एहसास हुआ कि वो हद से बढ़ गया। तभी बोला, माफी चाहता हूँ, शायद आपको मेरी बातें नागवार गुजरी हैं। ना जाने बेख्याली में क्या कह गया। ये बात नहीं, मगर तुम ही सोचो, जबकि आज कमसन लड़कियां घरों में बिन ब्याह बैठी हैं, मुझ जैसी लड़की से कौन शादी करेगा? फिर वो थोड़ी देर चुप रहा। अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहने की जिसारत करूं। कहने लगा, फैसल। कहो फैसल, मैं आपसे शादी की आरजू रखता हूँ, मुझे आपकी चाहत है। अगर आप चाहें तो। मैं उसकी दीदा दिलेरी और जुर्रत पर हैरान रहेगी। कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा मदी और फर्माबरदार मुलाजिम कभी इतनी बड़ी बात कह देगा। मैं एकदम खामोश हो गई। वो समझा कि नाराज हो गई हूँ। तभी उसको भी सांप सूख गया। कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मैडम मुझे माफ कर दें, मैंने आपसे ये बात कही। मैं आपसे ये बात कहकर बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैंने खुद को संभाला, दिल की धड़कनों को काबू किया और कहा, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ फैसल, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, मगर हमारी उम्रों में बहुत फर्क है। तुमने महज मुझसे हमदर्दी के तहत ऐसी बात कही है, मगर जज्बाती फैसलों पर हमेशा इंसान को पछताना पड़ता है। उसने पुरअज़्म लहजे में कहा, आपसे ऐसी बात कहना गुस्ताखी तो हो सकती है, मगर ये जज्बाती फैसला बिल्कुल नहीं है। मैंने बहुत सोच समझकर ये बात कही है। मेरी और तुम्हारी उम्र का इतना फर्क है, फैसल तुम्हारे बच्चों की माँ भी नहीं बन सकती। मैं उस उम्र से भी आगे निकल गई हूँ जब तुम्हारी उम्र के लोग शादी के बाद बच्चों की आरजू करते हैं। आपकी औलाद है, खुदा आपके बेटे को सलामत रखे। मैं ज़रूरी नहीं समझता कि मेरी औलाद हो। तभी मुझे लगा कहीं ये मेरी दौलत पर नजरें न जमाए हो। खुद से छोटे बंदे से शादी करने का मतलब तो बुढ़ापे में खुद की मिट्टी प्लीत करना है। अच्छा तुम सोच लो, मैं भी सोचकर जवाब दूंगी। अब मैं सख्त कश्मकश में थी। दिल कहता था कि इस पेशकश को मान लो, दिमाग कहता था नहीं, अभी वक्त बीत गया है। इंसान इतने भी अच्छे नहीं होते, अच्छे अच्छे मर्द भी फरेब दे जाते हैं, कहीं ये धोखा ना हो। काफी दिन हम दोनों चुपचाप रहे, मगर ये चुप बेमायनी नहीं थी। तूफान अंदर ही अंदर पल रहा था। मैं रातों को सो नहीं सकती थी। बिल आखिर मेरा जहन और वजूद थक गए। मैं बीमार पड़ गई। अब घर में कौन था फैसल के सिवा? उसे मेरी तीमारदारी करना थी, डॉक्टर के पास ले जाता, मेरी दवा लाना होती या कुछ भी, ये सब अकेले में करता था। वाकई अकेली औरत को किसी मजबूत मर्द के सहारे की जरूरत होती है। मुझे भी यकीनन फैसल से मोहब्बत नहीं थी, मगर वो मेरी जरूरत बन गया था। उसने हमेशा अपने साफ सुथरी तर्ज अमल से ऐसी जगह बना ली थी कि मैंने जहन में उसे जीवन साथी का दर्जा देना शुरू कर दिया। आदमी हर लम्हे एक ही बात सोचता रहे और उस कश्मकश से निकल भी ना सके, तब एक दिन जरूर वो अपनी कुव्वतें खो बैठता है। हर पल सोचने से मेरे भी आज़ाद जवाब दे गए। सर में दर्द रहने लगा। मैंने बिजनेस के मामलात से हाथ उठा लिया। तमाम अमूर फैसल के जिम्मे हो गए। एक दिन सर में शदीद दर्द था। मैं अपने हाथों से सर दबा रही थी कि फैसल ऑफिस से आ गया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थी। मेरे कमरे में आने की इजाज़त तलब की। तभी मैंने कहा, यही फाइलें रखा करो, मगर मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था। वो कुर्सी लेकर मेरे पास आ बैठा, फाइलें एक जानिब रख दी और बोला, मैं आपका सर दबा दूं? मैंने कहा नहीं, मगर फाइलें मत खोलो, सुबह दिखा देना। उसने मना करने के बावजूद मेरी पेशानी पर हाथ रखा। मुझे उसके हाथों से सुकून मिला। बेशक औरत को अपनी बागबाजी और मर्द की जात पर एतबार नहीं करना चाहिए। मेरे अंदर एक महरूम औरत बरसों से सिसकती रही थी, जो बाहर की किसी ताज़ा झोंके की मुंतजिर थी और अब इतनी कमज़ोर हो गई थी कि किसी भी लम्हे दलदल में गिर सकती थी। मैंने अपने शोहर की वफ़ात के बाद कभी किसी की जानिब आंख उठाकर नहीं देखा था और पाक दामनी की ज़िंदगी गुजारी थी। ताहम कभी कभी कोई कमज़ोर लम्हा इंसानी ज़िंदगी के सारे राज को तराश कर सकता है। बस मैंने आंखें बंद कर ली, यूं जाहिर किया कि उस वक्त फैसल से भी कलाम करने की सकत नहीं है। फैसल ने जान लिया कि मैं उस घर की छत के अपने ऊपर गिर जाने के डर से सहमी पड़ी हूँ, लिहाजा उसने माजरत चाही, मेरे कमरे से चला गया। मैडम, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कर लें, मैं सुबह फाइलें चेक करवा दूंगा। वो अगले रोज भी नहीं आया और ना उसके बाद। मैंने उसे फ़ोन किया, वो बोला आज ऑफिस से आपके पास आ जाऊंगा। सोचा आप आराम कर लें, मैं भी यहाँ मसरूफ़ हूँ, ऑफिस में काम ज़्यादा है। उसका लहजा इस कदर सिपार था कि मुझे लगा अब वो मेरी मुलाजमत छोड़कर चला जाएगा। उसे मेरे खौफ और परेशानी से बखूबी आगाही हो गई थी। अब वो इतना तजुर्बाकार हो चुका था कि किसी और अच्छी कंपनी में उसे मुलाजमत मिल सकती थी। शाम को वो आ गया कुछ कागजात पर दस्तखत करवाने, वो भी मैंने कर दिए। तब उसने कहा, मैडम आपने मेरी दरख्वास्त का जवाब नहीं दिया। शायद इतने अहम फैसले से आप डरती हैं। आपको मुझ पर एतबार नहीं तो कोई बात नहीं, हम इस बात को भुला देते हैं जैसे हमारे दरमियान कोई बात ही ना हुई हो। मेरे आज़ा मजबूत और सोच मुतवाज़न है। आप भी अपने आज़ा मजबूत रखें ताकि आपके बिजनेस पर और बुरा असर ना पड़े। उसकी गुफ्तगू से मेरे दिलो जहन पर छाए बादल छट गए, मगर उसका ख्याल दिल से नहीं गया। ना चाहते हुए भी मैंने कह दिया, मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। मेरे बेटे को खुदा सलामत रखे, मगर वो अपनी नई जिंदगी में गुम हो गया है। मुझे मालूम है मैं वाकई अपना घर बसाना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे बारे में सोचती हूँ कि तुम्हें इसमें खसारा होगा, जबकि मुझे नहीं, मुझे भी खसारा नहीं है। वो बोला, मैंने बहुत सोच समझकर फैसला किया है। तो ठीक है, मगर मैं अपने बेटे से कैसे कहूँ कि इस उम्र में शादी की तलबगार हूँ? आप अपने जेठ को कहिए, वो अमेरिका में हैं, जहाँ इस मामले में लोग और इस तरह सोचते हैं। यकीनन वो आपकी मदद करेंगे। बड़ी हिम्मत के बाद मैंने अपने जेठ को फ़ोन कर दिया, उनको अपने मसले से आगाह किया। वो बोले, आप शादी ज़रूर कर लें, आपके बेटे को मैं संभाल लूँगा, मगर बिजनेस की मालिक आप ही रहिएगा, किसी और को मालिक ना बनाइएगा। जेठ की इजाज़त से मैंने फैसल से निकाह कर लिया। उन्होंने मेरे बेटे को बाद में आगाह किया।
मगर उसे इस बात पर कबूल ना कर सके कि वो माँ की दूसरी शादी को कबूल करता। वो सख्त बरहम हुआ। उसने मुझसे कतई ताल्लुक करवा लिया। कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आकर बिजनेस अपने नाम करवा लिया और मुझे सिर्फ मकान और जेवरात देकर तमाम सरमाया खुद ले गया। बेटे को बिजनेस का सारा सरमाया देकर मैं खुश थी, मगर काश वो मुझसे राजी हो जाता, क्योंकि मेरे सरमाए का लालच फैसल को नहीं था। उसे एक और जगह अच्छी तनख्वाह पर मुलाजमत मिल गई। अक्ति सानी करके मैंने अपना बेटा खो दिया। अगर मैं निकाह ना करती तो बेटा ना खोती। मुझे फैसल से कोई शिकवा नहीं। उसने उम्र के फर्क के बावजूद वाकई मुझसे सच्ची मोहब्बत की, मेरा इतना ख्याल रखा कि जरा भी तकलीफ नहीं होने दी थी। मगर मेरा दिल उसकी सारी मोहब्बत पाकर भी बेसुकून रहा, क्योंकि जिस बेटे की जवानी के सुनहरे दिनों को कबूल करके मैंने उसे परवान चढ़ाया था, आज मुझसे मिलना भी उसे गवारा नहीं है। शायद मेरा दूसरा निकाह उसके लिए किसी जुर्म से कम नहीं है। आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मजीद कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी सुनने का शुक्रिया। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।